हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम डिस्कस करते हैं तीनों टाइप की इमरजेंसीज जो हमारे भारत के संविधान में लिस्टेड है और उनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से आर्टिकल्स में हैं। इन तीन आर्टिकल्स में आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी जैसा कि नाम से पता लगता है एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन है जो सिर्फ कुछ मौकों पे अप्लाई करना चाहिए, ऐसा संविधान बनाने वालों ने सोचा था। ऑल्दो इसकी एप्लीकेशंस थोड़ी सी गलत गई हैं। वापस आते हैं। आर्टिकल 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों की डिक्लेरेशन कौन करते हैं? तीनों की डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेकिन नेशनल इमरजेंसी के केस में तभी डिक्लेरेशन कर सकते हैं जब कैबिनेट का रिटर्न रिकमेंडेशन उन्हें मिले। तो ये जो प्रावधान है इट वाज एडेड वाया अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो था 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर। किन रीजंस की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर होती है? नेशनल इमरजेंसी के तीन ही रीजंस हैं। वॉर यानी कि युद्ध, एक्सटर्नल अग्रेशन यानी कि किसी नॉन स्टेट एक्टर का भी इंडिया के ऊपर अटैक हो सकता है, टेरर अटैक हो सकता है, या आर्म्ड रेबेलियन मतलब इंटरनली कोई आर्म्ड रेबेलियन हो जाए। वेयरएज स्टेट इमरजेंसी का कारण क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी का कारण लिखा गया है संविधान में कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संवैधानिक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं काम करती तो यह कारण बन सकता है वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगाने का। वेयरएज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया जब थ्रेटन होता है, यानी भारत की जो सरकार है उसने बहुत सारा क्रेडिट लिया हुआ है वो वापस नहीं दे पा रही है, या भारत के अंदर जो है फाइनेंशियल रिजर्व्स की एक्सट्रीम शॉर्टेज हो चुकी है, उस सिचुएशन के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। ये आज तक कभी डिक्लेयर नहीं हुई है। स्टेट इमरजेंसी 100 से ज्यादा बार डिक्लेयर हो चुकी है, वेयरएज नेशनल इमरजेंसी 3 बार भारत में डिक्लेयर हो चुकी है। अब जब आप नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, क्या आपको उसका पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है? आंसर इज यस। नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल डिक्लेरेशन के 1 महीने के अंदर अंदर लेना पड़ता है, वेयरएज इन दो इमरजेंसीज को 2 मंथ्स का टाइम दिया जाता है टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। नाउ आपने अप्रूवल ले लिया तो अप्रूवल लेने के बाद कितनी देर तक आप उसे अप्लाई करके रख सकते हो? नेशनल इमरजेंसी के केस में हर 6 महीने में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो अगेन एंड अगेन यू हैव टू टेक द अप्रूवल। स्टेट इमरजेंसी में भी सेम, एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। वेयरएज फाइनेंशियल इमरजेंसी में आप सिर्फ एक ही बार अप्रूवल लेते हो और वो कंटिन्यू रहती है जब तक वो प्रोक्लेमेशन रिवोक नहीं हो जाती। अब अप्रूवल कौन करता है, यानी पार्लियामेंट में कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है? इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी यू नीड स्पेशल मेजॉरिटी। आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, जिसका मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली स्पेशल मेजॉरिटी है ना, यही स्पेशल मेजॉरिटी आपको चाहिए अगर नेशनल इमरजेंसी एक्सटेंड करनी है। वेयर स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक्सटेंड करने के लिए अप्रूव करने के लिए आपको सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो आपको यहां सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी। रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी के लिए प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को, और पार्लियामेंट भी रिवोक कर सकती है नेशनल इमरजेंसी को। लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी कैन रिवोक नेशनल इमरजेंसी। वेयरएज स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिवोकेशन के लिए, रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? वापस ऑर्डर लेने के लिए, खत्म करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। टेबल एक बारी आप डाउनलोड कर लेना और उसको रिवाइज कर लेना। सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ता है इन दोनों का, तो ये चीज हमने ध्यान देनी है, ठीक है? तो ये 2 मंथ्स वाला नहीं होगा सर। यहां पे सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? सेंटर्स कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस ऑन एनी मैटर। नेशनल इमरजेंसी जब लग जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पे ऑर्डर दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता है, लेकिन इमरजेंसी में होता है। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है। हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देयर इज अ 7th शेड्यूल। अब 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इन तीनों लिस्ट में डिवाइडेड है कि कौन किस चीज के ऊपर कानून बना सकता है। बट स्टेट लिस्ट के ऊपर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में सिर्फ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन मेक द लॉ। इन नेशनल इमरजेंसी ऐसा नहीं होता है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है। इसका मतलब यह नहीं होता कि स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो रही है, स्टेट असेंबली भी अपना काम करती रहती है, पार्लियामेंट भी।
प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, यानी कि संविधान में जिस तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बंटवारा लिखा गया है उस बंटवारे को सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन को बदल सकते हैं, तो फाइनेंशियली भी उनके पास पावर आ जाती है। तो नेशनल इमरजेंसी सबसे खतरनाक घातक इमरजेंसी मानी जाती है। स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी में प्रेसिडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, this entire government is dismissed, president takes over the government and then he can hand over to the governor। आमतौर पे गवर्नर को वो हैंड ओवर कर देते हैं। साथ ही साथ स्टेट की लेजिस्लेचर को सस्पेंड किया जा सकता है बट डिसॉल्व नहीं किया जाता। इमीडिएटली स्टेट इमरजेंसी लगने के बाद स्टेट असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जाता, उसे सस्पेंड किया जा सकता है और सस्पेंड होने के समय पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर ट्रांसफर हो जाती है। तो स्टेट इमरजेंसी में यह चीज देखी जाती है। यहां पे भी आप कह सकते हो कि डिसोल्यूशन या इमीडिएट डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो फाइनेंशियल पावर सारी सेंटर ले लेता है। तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ऑफिशियल्स को कितनी सैलरीज मिलनी है, अलाउंसेस मिलने हैं, तो ये सब कंट्रोल में आ जाता है सेंटर के। स्टेट का बजट सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है। दैट इज द थिंग दैट हैपेंस। क्या लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन के ऊपर फर्क पड़ता है? हाँ, नेशनल इमरजेंसी के दौरान फर्क पड़ता है क्योंकि इसमें टर्म एक्सटेंड की जा सकती है। बाय 1 year एट अ टाइम द टर्म ऑफ लोकसभा एंड द असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड, वेयरएज प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोकसभा और असेंबली की टर्म को एक्सटेंड नहीं किया जाता है। क्या फंडामेंटल राइट्स पे कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 358 और 359 ये कहते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स पे असर पड़ता है। आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। दैट मींस द एंटायर आर्टिकल 19 एंड द फंडामेंटल राइट्स अंडर इट, जो 6 तरीके की फ्रीडम्स हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं। आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट किया जा रहा है व्हेन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 359 के अंडर इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू उनकी एप्लीकेशन को रोका जा सकता है। But 2 articles can never be stopped from application. These are Article 20 और Article 21. कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि 20 और 21 है क्या। तो हमने ये देखा कि फंडामेंटल राइट्स पे नेशनल इमरजेंसी का फर्क पड़ता है, जबकि स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी का यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था क्विक रिवीजन इमरजेंसी प्रोविजंस का, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। दोस्तों, अगर इसी तरीके से आप सभी सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप RAINA रैना कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ इसी कोर्स पे नहीं, स्लीपी क्लासेस के सभी कोर्सेज पे। हाँ, अगर आप सब्जेक्ट वाइज किसी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि रिवीजन की जरूरत है, क्विक रिवीजन की आपको जरूरत है, तो आप सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स भी एनरोल करा सकते हैं। यह आपको मात्र 1800 का पड़ जाएगा आफ्टर यूजिंग द कोड RAINA रैना। तो अगली बार तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।